अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुस्कुराहट बांटने वाला, हंसाने वाला, गम को भुलाने में मदद देने वाला आज हम सबको उदास करके चला गया। आज पाकिस्तान का लेजेंड स्टेज अदाकार, हिदायतकार और फिल्म प्रोड्यूसर और सबसे बढ़कर कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। कल जिसके जुमलों पर कह के लगाते लगाते आंखों में आंसू आ जाते थे, आज ये जुमला कहते हुए आंखें नम है कि वो शख्स चला गया। उमर शरीफ ने 80, 90 और 2000 की दिहाई की नस्ल पर राज किया है और हमारा ताल्लुक भी उसी नस्ल से है जो वीसीआर देख देख कर जवान हुई है और इसी वीसीआर ने हमें उमर शरीफ से मिलवाया। बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है, दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामों में उमर शरीफ के बरजस्ता जुमले बेसाख्ता कहकों की सूरत में दाद पाते रहे। गायब दिमाग प्रोफेसर या सर चढ़ते नौकर के रोल में उमर शरीफ खुद किरदार में नहीं ढलते थे बल्कि देखने वाले को जकड़ लेते थे। पाकिस्तान और भारत के फनकार मानते हैं कि आधा लाफ्टर उमर शरीफ का लबो लहजा था, लेकिन लाफ्टर की दुनिया के बादशाह आम जिंदगी में उन्हीं हालात से गुजरे जिनसे हम गुजरते हैं। कुछ अरसे पहले उनकी बेटी गुर्दे के ट्रांसप्लांट के दौरान इंतकाल कर गई और उमर शरीफ खुद भी काफी अरसे से बीमार थे। वो दिल के मर्ज के साथ साथ गुर्दे और शुगर के अमराज में भी मुब्तला थे और 1.5 माह पहले उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी सेहत मुसलसल गिर रही थी और वो व्हील चेयर तक महदूद हो गए थे। इससे पहले उनके 2 बाईपास भी हो चुके हैं और कुछ अर्सा पहले उमर शरीफ की व्हील चेयर पर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसको देखकर उनके फैंस में उनकी सेहत के हवाले से तशवीश पैदा हुई। और फिर 10 सितंबर को एंकर पर्सन वसीम बदामी ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर की जिसमें उमर शरीफ वजीर आजम इमरान खान से बैरून मुल्क इलाज के लिए अपील कर रहे थे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने उनके लिए अमेरिका के वीज़े और एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और फिर उमर शरीफ 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लेकिन तवील सफ़र और तबीयत ख़राब होने की वजह से एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में लैंड करना पड़ा, जहां उन्हें नमूनिया की तशखीस हुई और आज जर्मनी के शहर नोरेनबर्ग के अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और फिर उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ ने सिर्फ स्टेज ही नहीं, फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म मिस्टर 420 और मिस्टर चार्ली ने रिकॉर्ड्स तोड़े। मिस्टर 420 में उमर शरीफ के 4 निगार अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था और वो अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के मदाह थे, इसीलिए उन्होंने जब स्टेज पर काम का आगाज़ किया तो अपना नाम उमर ज़रीफ रखा। मगर जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया पाकिस्तान में रिलीज हुई तो उन्होंने अपना नाम दोबारा तब्दील करके उमर शरीफ कर लिया और फिर इस नाम का डंका जहां जहां उर्दू बोली जाती थी और जहां जहां उर्दू समझी जाती थी वहां वहां बजा। इनके इंतकाल पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के फनकार भी दुख में हैं और अपने पैगामात और एहसासात सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दुनिया फ़न के लिए इनका इंतकाल कितना बड़ा नुकसान है और इनके साथ काम करने वाले उमर शरीफ को क्यों मुनफरद समझते थे, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सलूमी अजीज़, जिन्होंने स्टेज उनके साथ शेयर किया है कई ड्रामों में। इसके अलावा सलमा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी उमर शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, और रऊफ़ लाला साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलूमी, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन पूरा पाकिस्तान आज अफसरदा है, दुख में है। मैंने आपकी भी बातचीत सुनी है, यकीनन क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली उनके साथ काम किया है। आपको भी बहुत ज़्यादा दुख है कि उमर शरीफ साहब हमारे में नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए हैं। लेकिन ज़रा बताइएगा कि ये दुनिया फ़न के लिए कितना बड़ा नुकसान है उमर शरीफ साहब का जाना, जितना उन्होंने काम किया है, चाहे वो स्टेज ड्रामे हो चाहे वो फिल्म्स हो। जी, उमर शरीफ का यकीन मुझे अभी तक नहीं आ रहा, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ उमर के फैंस हैं, पूरी दुनिया के लिए लॉस और बहुत बड़ा लॉस हुआ है आज। उमर मेरे जिस्म का, शोबिज़ के जिस्म का हिस्सा थे जो हमसे अलग हो गया। उमर की यही उम्मीद थी कि उमर ठीक हो के वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हम उमर को कभी नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा टाइम गुजरा उमर के साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे हमारे मुल्क के आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे भाई थे और बहुत ही अच्छे शौहर भी थे। हमें यकीन अभी तक नहीं आ रहा। जब से मुझे ये खबर मिली है मुझे सुकून बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तकलीफ में हूँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बस
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ की मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ, हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत, जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं, तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, उनको सब्र भी अता फरमाए। सलूमी, आपकी मुलाकात हुई उमर शरीफ साहब से जिस दौरान उनकी सेहत बिगड़ रही थी, जब वो अस्पताल में थे, मुलाकात का मौका मिला आपको? जी, मैं मिलने गई थी उमर से, मैं नईमा गिरज, दोनों उमर से मिले हैं। उमर ने हमें देख के स्माइल दी एक, और मैंने उमर के माथे पे भरोसा लिया, और नईमा ने भी उमर के माथे पे भरोसा लिया। और उसकी बीवी दीबा उमर से कह रही थी, उमर आज तो तुम्हारे बड़े मज़े आ रहे हैं, दोनों आर्टिस्ट जो है सलोमी और नईमा तुम्हारे भरोसे लिए जा रही है। हमें क्या पता सब कि ये जिंदगी का आखिरी भरोसा होगा। उसके बावजूद भी उमर ने स्माइल दी हमें, और हमें कहा सलोमी खुश रहना सलोमी और नईमा। बस ये आखिरी अल्फाज थे उसके, ये आखिरी अल्फाज हमारे लिए रह गए। हमें पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात है उमर से हमारी। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त यकीनन आपका दुख हमसे ज़्यादा है। आपने इतना करीब से उनको देखा है, उनके साथ इतना काम किया है। हमारी फैमिली का हिस्सा थे वो, हमारी फैमिली का हिस्सा थे। बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमें, बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे नहीं पूरा हो सकता ये लॉस, कभी भी नहीं पूरा हो सकता। बेशक कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। सलूमी साहिबा, मैं आपसे बात करता रहूँगा। वसीम बदामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप देख ही रहे हैं एहसासात जिन लोगों ने उनके साथ कितने जज्बाती हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हर शख्स जो कि उनके ड्रामे देख के, उनके स्टेज ड्रामे, फिल्में देख के बड़ा हुआ है, आज वो इसी तरह जज्बाती है। और बहुत शुक्रिया आपने जब उनसे मुलाकात की, उनका वीडियो पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाया, हुकूमत वक्त तक पहुँचाया। कोशिशें भी हुई उनको बाहर भेजने की, लेकिन जितना वक्त लिखा था, जब मौत आनी है तो ऑब्वियसली वो उसको नहीं टाला जा सकता। क्या कहेंगे आप? और ज़रा बताइएगा, जो आखिरी मुलाकात आपकी उनके साथ हुई, क्या बातचीत हुई और कितने पुरुमीद थे कि वो सेहतियाब हो जाएंगे? वसीम बदामी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ शहजाद। जी वसीम, मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी हम सलूमी से बात कर रहे थे, यकीनन वो भी बहुत जज्बाती हैं, पूरा पाकिस्तान बड़ा जज्बाती है। हमने बचपन से देखा है उमर शरीफ साहब ने जिस तरह का काम किया है, हंसाया है, हमारे गम दूर किए हैं। आपने जब उनसे आखिरी मुलाकात की तो एक उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म साहब, हुकूमतें मिल के उनको बाहर भेजेंगे, और ऐसा हुआ भी, कोशिश भी की गई। लेकिन जब मौत आनी है तो ऑब्वियसली उसको टाला तो नहीं जा सकता। आप ज़रा अपनी आखिरी मुलाकात के हवाले से बताइएगा, कितना पुरुमीद थे कि वो सेहतियाब हो जाएंगे? शायद आप ठीक कह रहे हैं। मतलब आज जब से खबर मिली है तो मतलब समझ ही नहीं आया, यकीन ही नहीं आया। उसकी वजह वही थी जो आपने कहा कि बड़ी उम्मीद बंध गई थी। उम्मीद जब बंध के टूटती है ना, और दुख होता है। यानी मुझे जब ये खबर मिली है उसके 50 मिनट बाद मैंने अपने टीवी चैनल को बताया और ट्वीट किया, बिकॉज यकीन ही नहीं आता। 50 मिनट्स 5-6 लोगों से जो वहाँ मौजूद थे उनसे बात करने के बाद आखिरी मेरी मुलाकात तब हुई जब बस अमेरिका के लिए सारे इंतजाम मुकम्मल थे, तो बस वो लेटे हुए थे। और मैं उनको अपने स्टाइल में उस्ताद कहता था, तो मैंने जाके जरा इस तरह सैल्यूट मारा। मैं उस्ताद खैरियत से हैं, ठीक-ठाक। और बड़ी गुनूदगी के आलम में थे। ही वाज स्ट्रगलिंग हार्ड टू स्टे अवेक ना, क्योंकि बहुत सारी इंजेक्शन वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने बस 3-4 मिनट बात की सिर्फ, और मैंने उनसे कहा कि आप बस अब अमेरिका की तैयारी करें। अब आप अमेरिका पहुंचे, और बस मैं आ रहा हूँ पीछे। अमेरिका में हमने साथ बैठ के कॉफ़ी पीनी है बस। तो आप वो उनकी उस वक्त भी विट और उसका वो आलम था। उन्होंने बड़े अपने मखसूस अंदाज में, उन्होंने बड़े इस अंदाज में एक कैफ़े का नाम लिया। उन्होंने कहा कि यार उस कैफ़े की कॉफ़ी बड़ी अच्छी है, वहाँ पियेंगे कॉफ़ी। तो सबको बड़ी उम्मीद हो गई थी, जो कि सारे अरेंजमेंट्स हो गए थे, हर चीज़ कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद जब आज सुबह खबर आई है तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आया कि क्या हो गया। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मतलब कुछ वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। और वसीम, ये मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या उनकी फैमिली को थोड़ा सा इस हवाले से था कि चीज़ें जल्दी प्लान की जा सकती थी? और हम सबका ईमान है कि जब मौत मुकर्रर है तो वो आनी है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ये शिकवा था कि 10 तारीख को आपने गालिबन ट्वीट किया था, और फिर 28 तारीख को एयर एम्बुलेंस उनके वीज़े के अरेंजमेंट में, क्या जल्दी हुआ जा सकता था? ऐसी कोई शिकवे तो नहीं है?
हाँ, देखिए शायद 10 तारीख को ये मैंने ट्वीट किया था, यही इसी दिन मुलाकात हुई थी अहले खाना से, कंसल्टेशन के बाद इस ट्वीट को किया गया था। उस वक़्त मुझे अल्फाज याद है मुतल्लिका डॉक्टर के, उन्होंने कहा 15 दिन है, 15 दिन में इस आदमी को अमेरिका होना है, वरना अच्छी खबर नहीं हमारे पास आपको सुनाने की, ये कोट अनकोट। और उन्होंने कहा 15 दिन में अगर ये आदमी ट्रैवल नहीं कर सका तो फिर हम यहीं पर इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, जो कि बहुत ही एक हाई रिस्क सर्जरी होगी। अब देखिए आपकी वाली बात है कि वैसे तो बहुत शुक्रगुजार हैं, मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि खुद मैंने बात की थी फेडरल गवर्नमेंट में हर लेवल पे, और सिंध गवर्नमेंट से तो हमने बात भी नहीं की तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उनके तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल, फैमिली भी। अब हाँ, लेकिन ये है कि एक खलिश सी रह जाती है, तो कुछ मोड़ ऐसे आए जब हम ब्लेम नहीं कर रहे, शायद उनकी मजबूरी होंगी, कुछ जब ये लगा कि शायद ये प्रोसेस वीज़ा का थोड़ा सा और जल्दी हो सकता है, ये एक खलिश रही, और तो अल्लाह मतलब शायद कुछ और बेहतर भी शायद हो सकता था, लेकिन ओवरऑल बहरहाल शुक्रगुजार हैं आपकी वाली बात की, जो रात कब्र में है, जो रात जिस लम्हे जो उनकी मौत जर्मनी में लिखी थी और वहां आई, किसी ने सोचा नहीं था, और काश थोड़ा सा और जल्दी हुआ था काम, लेकिन ओवरऑल बहरहाल शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के, बहुत शुक्रगुजार। सही। अच्छा सलूमी, ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है हम दुखी हैं, लेकिन इतने बड़े लेजेंड है, इतना काम किया है जो कि हम सब याद रखेंगे और जिंदगी भर याद रखा जाएगा उनका काम, क्योंकि अभी भी आप देखें ना, जो उनके मशहूर स्टेज ड्रामे उनको 20-30 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी नस्ल को एटलीस्ट एक एक जुमला याद है, एक एक डायलॉग याद है। अब हम तो एज अ फैन देखते हैं, एज अ व्यूअर देखते हैं, आप जरा बताइएगा कि बतौर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है उमर शरीफ साहब में क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसी खसूसियत थी जो उनको दूसरों से मुनफरिद बनाती थी और इतना कामयाब बनाया? अल्लाह ताला की मदद थी, और उमर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाया था, और उसको ऐसा दिमाग दिया था कि वो बैठे बैठे, जैसे बकरा किस्तों पे हमारा प्ले था, बकरा किस्तों पे एक रात में उमर ने लिखा, लो सलोमी ये तुम्हारा करेक्टर, लो नहीमा ये तुम्हारा करेक्टर, लो शहजाद ये तुम्हारा करेक्टर, लो मोइन ये तुम्हारा करेक्टर। उधर उमर लिखता जाए और उधर फुरकान हैदर हमारी रिहर्सल करवाते जाए। एक रात में बकरा किस्तों पे उमर शरीफ ने लिखा, और वो अल्लाह के फजलो करम से वर्ल्ड फेमस हो गया ड्रामा। और इंडियन मूवीज जो थी, ये ड्रामा हमारा वीडियो पे जब आया, उमर शरीफ को अल्लाह बख्शे, तो इंडियन मूवी थी शहंशाह, वो फ्लॉप हो गई। उसके अलावा और कितनी फिल्में, जब भी कोई प्ले उमर का आता, रिलीज होता, तो इंडियन मूवी जो भी होती थी वो फ्लॉप हो जाती थी। तो ये अल्लाह ताला ने उसको एक नेमत अता की थी, एक दिमाग अता किया था, जो कि किसी दुनिया के किसी मुल्क का कोई भी आर्टिस्ट देख ले, उसके पास वो दिमाग नहीं था। सलूम, ये बताइए कि जब वो इतने टैलेंटेड थे, वो कह रहे हैं कि एक दिन में इतना मशहूर, जो कि दुनिया भर में फेमस हुआ ड्रामा वो उन्होंने लिख लिया, तो जो दूसरे एक्टर्स थे उनके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा कि एक दिन में उस कैरेक्टर को पिक करना और परफॉर्म करना। तो फिर क्या सेट वगैरह पे ज़्यादा गुस्सा होते थे अगर कोई उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता था? किस तरह रिएक्ट करते थे वो? नहीं, उमर के साथ ये थे कि जितने और भी आर्टिस्ट थे, सब एक उमर की वजह से और अल्लाह ताला ने उमर ही की वजह से सबको इतना शार्प माइंडेड कर दिया था कि जो उमर लिखता था वो फौरन हम लोग पिक कर लेते थे। कभी भी कोई एक जुमला, कोई एक डायलॉग हम लोग, कोई भी आर्टिस्ट मिस नहीं करता था। तो ये जैसे अल्लाह ताला ने हमें उमर अता किया था, वैसे ही उमर को हम जैसे आर्टिस्ट अता किए थे जिनकी केमिस्ट्री बड़ी मैच करती थी। सही। सलूमी, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली जो खला पैदा हुआ है वो तो पुर नहीं हो सकेगा, बट उनके फैंस यकीनन उनका काम याद रखेंगे, उनके ड्रामे। उनसे फैंस से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि उमर के लिए बेइंतहा दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए। हमारा बहुत बड़ा सरमाया हमसे जुदा हो गया। बस बिल्कुल। वसीम, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो बस यही अपडेट के आपसे जी पहले से। अच्छा, सलूमी कुछ कह रही है। जी सलूमी साहब, क्या लगता है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उमर के घर वालों को सब्र जमील अता करे, और अल्लाह ताला उमर की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सरमाया थे, उनको हम कभी नहीं भुला सकते, ना पाकिस्तानी, ना पाकिस्तान से कोई नहीं भुला सकता। जी वसीम। एक तो सईद गनी साहब ने आपसे बस कुछ लम्हात पहले टेलीफोन पे मुझे कंफर्म ये किया है कि उमर भाई की ख्वाहिश थी, उनकी वसीयत थी कि उनकी तदफीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इहाते में हो, कराची में। सिंध गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो सारे इंतजाम से गवर्नमेंट करेगी और उनकी तदफीन इंशाल्लाह वहीं पर होगी। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो इसलिए अभी जनाजे के मकाम का और वक्त का और वो सब अभी अनाउंस नहीं किया जा सकता, चूँकि लेकिन ये कि तदफीन इंशाल्लाह वहीं होगी। गुजारिश बस वही है, अल्लाह करे जिस तरह इस आदमी ने हमें हमेशा हंसाया है,
मुस्कुराते ना हम इसकी वजह से। अल्लाह करे इसकी आखिरत की सारी मंजिलें ऐसे ही हंसते मुस्कुराते तय हो जाए बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया सलूमी, आपका भी बहुत बहुत शाम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लंदन में शरीफ फैमिली के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात खत्म होने और उसके नतीजे में शरीफ फैमिली के बैंक अकाउंट्स बहाल होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान का भी मौकिफ रहा है कि ये केस हमारा बनाया हुआ नहीं है। इस केस में हमने सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी की मुआवनत की थी। हुकूमत ने यह भी कहा है कि यह केस शहबाज शरीफ के नहीं बल्कि उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ था। लेकिन इस केस की जो तफसीलात हमने देखी हैं और जो तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे यह बात साबित होती है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की सारी तहकीकात की बुनियाद एसेट रिकवरी यूनिट के फराम करदा शवाहिद पर थी और नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट मुंजमद करने और फिर 1 साल बाद इसमें तोसी की दरख्वास्त उन्हीं एसेट रिकवरी यूनिट के फराम करदा शवाहिद की बुनियाद पर की थी। नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का सारा इन्हिसार पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से फराम करदा मवाद था, जिसमें शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमात का हवाला था। 19 दिसंबर 2019 को जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अकाउंट्स की फ्रीजिंग की पहली दरख्वास्त वेस्टमिनिस्टर की अदालत में दायर की थी, तो उसमें शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की पाकिस्तान में जेर समात केसेस का हवाला दिया गया था, जिसको बुनियाद बनाकर मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की गई कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात के लिए अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। आप इस वक्त स्क्रीन पर उस दरख्वास्त का एक हिस्सा देख रहे हैं, जिसके मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 11 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी को एसेट रिकवरी यूनिट पाकिस्तान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ। ARU का क़याम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किया गया था ताकि मुजरमाना ज़राए से बनाए गए असासे पाकिस्तान को वापस दिलाए जा सकें। इस खत ने तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी हैं। नैब एक खुद मुख्तार वफाकी एंटी करप्शन इदारा है और शहबाज शरीफ को फरवरी 2019 में नैब अदालत ने जमानत पर रिहा किया है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक शहबाज शरीफ की इन तहकीकात का ताल्लुक 2 केसेस के साथ है, जिनमें आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स शामिल हैं। दोनों मुबैना मुजरमाना सरगर्मी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है। हमने आपको डॉक्यूमेंट का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है, लेकिन हमने नेशनल क्राइम एजेंसी की मुकम्मल दरख्वास्त जो लंदन की अदालत में पेश की गई उसको खुद भी देखा है, जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी का सारा दारोमदार पाकिस्तानी इदारे एसेट रिकवरी यूनिट की फराम करदा मवाद पर है। इसके बाद एक और दस्तयाब डॉक्यूमेंट में भी ये बात जाहिर होती है कि नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात के दौरान भी बरतानवी तहकीकाती इदारे का इन्हिसार पाकिस्तानी इदारे एसेट रिकवरी यूनिट के साथ होने वाली कॉरेस्पॉन्डेंस पर था, जो कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के पाकिस्तान में केसेस से मुतल्लिक है। 1 साल की तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी जब अकाउंट्स की फ्रीजिंग में तोसी के लिए फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो एक बार फिर इस दरख्वास्त में लिखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात की बुनियाद पाकिस्तानी इदारे एसेट रिकवरी यूनिट के साथ होने वाले खत खिताबत और एसेट रिकवरी यूनिट का फराम करदा मवाद है। हम एक बार फिर ये बता दें कि हमने वो तमाम दस्तावेज़ात को खुद देखा है और इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी इन दस्तावेज़ात का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2020 में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने सुलेमान शहबाज और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुजरमाना किरदार के हवाले से जारी तहकीकात के मुतालिक अहम मवाद फराम किया है, जिसमें एक अदालती रेफरेंस और तहकीकाती रिपोर्ट शामिल है। इस तहकीकाती रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और उनके खानदान की जानिब से पाकिस्तानी मालियत में 7 अरब 32 करोड़ या 35 मिलियन बरतानवी पाउंड की जायदाद के हसूल पर तशवीश का इजहार किया गया है। इसी तरह अकाउंट्स फ्रीजिंग में तोसी की दरख्वास्त में नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह भी लिखा है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से मुंजमद अकाउंट्स में काबिले वापसी जायदाद की रकम की मौजूदगी के शुबे की बुनियाद पर एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से होने वाली खतो किताबत, मीडिया रिपोर्टिंग और यूके के इनके वीज़ा स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ इनकी कानूनी तौर पर काम ना कर सकना है। अहम बात यह है कि जब यह खबर सामने आई तो हुकूमत ने इसे सुलेमान शहबाज की बरतानिया में एक इन्वेस्टिगेशन करार दिया, जिसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और हुकूमत ने इसे शहबाज शरीफ की बरियत की बात को नून लीग का प्रोपेगेंडा कहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि पाकिस्तानी इदारे एसेट रिकवरी यूनिट ने इन तहकीकात में बरतानवी तहकीकाती इदारे की सिर्फ मुआवनत की है।
एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया। ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से रब्ता किया और उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए। इनके मुतल्लक या इनकी बाबत पाकिस्तान में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या कोई कन्विक्शन है तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें। उसके जवाब में एक लेटर लिखा गया जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया, और वो लेटर लिखा गया तमाम मुतल्लिका इदारों से इंफॉर्मेशन लेने के बाद। जो क्वेरी हमें आई थी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, वो 7 दिसंबर को आई थी, और 7 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को जो हमने लेटर लिखा, लेटर का आप टाइटल तो पढ़ लें। उसके लेटर के टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है योर क्वेरीज। शहजाद अकबर बता रहे थे कि हमें 7 दिसंबर को क्वेरी आई थी, 11 दिसंबर को जवाब दिया, हमने इसमें मुआवनत की है, लेकिन पाकिस्तान या ARU बुनियाद नहीं था जब NCA इसकी तहकीकात कर रहा था या जब NCA अदालत से अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त कर रहा था। इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने यह भी फरमाया था कि ये केस शहबाज शरीफ का तो था ही नहीं, ये केस जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो तहकीकात थी, वो सुलेमान शहबाज के हवाले से थी, और जो ऑर्डर आया है वो भी सिर्फ सुलेमान शहबाज के हवाले से। मुकदमा है सुलेमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सुलेमान शहबाज के ऊपर। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। शहबाज शरीफ बता रहे थे, शहजाद अकबर बता रहे थे कि शहबाज शरीफ का तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, सुलेमान शहबाज के हवाले से ये केस था, ऑर्डर भी उन्हीं के हवाले से है। इसके अलावा शहजाद अकबर और दूसरे वुज़रा मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाते रहे कि मीडिया ने इस केस को मिस रिपोर्ट किया है, गलत तरीके से रिपोर्ट किया है। जो रिपोर्टर्स ये खबर लेकर आए उस पर भी तनकीद करते रहे, जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते रहे, और जियो पर सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी मुर्तज़ा अली शाह ने। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद इस पर सियासी रिएक्शन भी आया। मुर्तज़ा अली शाह इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है। मुर्तज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद भी देखे हैं, हमने खुद वो डॉक्यूमेंट्स देखे, और ऐसा लगता है कि सारा दारो मदार जो है NCA की इन्वेस्टिगेशन का वो उन डॉक्यूमेंट्स पे था, उन शवाहिद पे था जो कि ARU ने उनको दिए थे। लेकिन शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि इस केस में हमारा कोई किरदार नहीं था, हमने सिर्फ असिस्ट किया है, मुआवनत की है, बुनियाद हमारी नहीं थी, ये केस बुनियादी तौर पे हमारा था ही नहीं। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बात बताऊंगा जिसका मेरे पास एविडेंस मौजूद है, और जो कोर्ट में जो बातें हुई, जो कोर्ट पेपर रिपोजिशन में है, और जो आप भी देख चुके हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन मिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, जिसको अभी आपने जिसका एक हिस्सा दिखाया है और जिसको जो पूरी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि वो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली 1 साल के बाद। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर नाजरीन को मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि दिसंबर 2019 में एसेट्स रिकवर हुए, उसके 1 साल के बाद जब जो ऑर्डर्स थे वो एक्सपायर हो रहे थे, तो नेशनल क्राइम एजेंसी फिर कोर्ट के सामने गई और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अहम बात कही जो उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन में भी कही। उन्होंने ये कहा कि हमारी इस केसेस की इस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो उसकी बुनियाद एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से फराहम करदा इतलात है। जो एसेट रिकवरी यूनिट ने हमें इंफॉर्मेशन फराहम की, उसकी बुनियाद पर हम तहकीकात कर रहे हैं। इसका एविडेंस आपके सामने मौजूद है। उस एप्लीकेशन में नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह भी बताया उन जज को जो उस दिन मौजूद थे कि ओरिजिनल जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम, जिनका नाम है, ब्रिटिश पाकिस्तानी जज हैं, ओरिजिनल फ्रीजिंग ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे। और उन्होंने ये कहा कि उस एप्लीकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए, 2 अहम रिमार्क्स दिए कि जो एप्लीकेशन है उसका मुद्दा, उसका खुलासा ये है कि जो सुलेमान शहबाज के और शहबाज शरीफ से रिलेटेड जिन अकाउंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है वो रिकवरी के लिए होनी है, यानी उन ऐसे एसेट उनको कंसिडर किया जा रहा है जिनकी रिकवरी होनी है। शहजाद साहब, रिकवरी में आपको मैं एक मिसाल दूंगा। कुछ अर्सा कबल एक पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल केस में NCA ने एक सेटलमेंट की थी, एक रिकवरी हुई थी। वो रिकवरी आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान गई थी। इस केस में भी
एनसीए ने ये कहा कि हम रिकवरी करना चाहते हैं जो हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। क्यों कि ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसका अल्टीमेटली अगर इसमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी निकलती तो वो किसको मिल रही थी? वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिल रही थी। नेशनल क्राइम एजेंसी का उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सीज नहीं करना था। ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक्सटेंशन ऑर्डर लिया। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद है। थ्रू आउट जो कम्युनिकेशन और एविडेंस जो आपने देख चुके हैं और जो कोर्ट में अभी तक है, वो पूरे का पूरा केस उन्होंने बताया कि मैं आपको इसका केस बता रहा हूँ कि केस क्या था। केस नेशनल क्राइम एजेंसी का यह था कि शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे। शहबाज शरीफ ने वहाँ पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है, ये कोर्ट के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा, एलिगेशन उनके ऊपर यह है कि उन्होंने चोरी किया, उसको उन्होंने लंदन भेजा। आपने वो डॉक्यूमेंट अभी दिखा है जिसमें कोर्ट में ये जिक्र आया कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज बरतानिया में विजिटर वीजा पर हैं, वो काम नहीं कर सकते। लिहाजा क्वेश्चन ये है कि उनके जो एसेट्स हैं उन्होंने कैसे बनाए, उनके जो अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए। एलिगेशन ये था कि ये सारे पैसे पाकिस्तान का पब्लिक फंड चोरी हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है और नेशनल क्राइम एजेंसी उसकी तहकीकात कर रही थी। मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर एक इतना बड़ी स्पिन मारी गई कि जैसे ये कुछ था ही नहीं। एसेट्स रिकवरी यूनिट की टोटल और कंप्लीट कोऑपरेशन शामिल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ चुके हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में जितने भी ग्राउंड्स बताए हैं एनसीए ने कोर्ट को, वो यही है कि क्रिमिनल कंडक्ट जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हुई है, जिसकी वो तहकीकात करना चाहते हैं। एक और बात जो कि हुकूमत की तरफ से सामने आई है, शहजाद अकबर के सामने आई है, वो ये कि ये केस सुलेमान शहबाज के खिलाफ था। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर भी उन्हीं के हवाले से था। इस केस का शहबाज शरीफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना उन पर चार्ज था मनी लॉन्ड्रिंग का। देखिए केस ये था, और ये केस शहजाद अकबर साहब को मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, मैं उनका बहुत एहतराम भी करता हूँ और वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, उन्होंने इस केस में बहुत एफर्ट की। शहजाद अकबर साहब को ये बिल्कुल क्लियरली पता है केस ये था कि शहबाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उन्होंने करप्शन की। और ये कि मैं आपको कोर्ट एविडेंस की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने पैसे अपने बेटे को बेचे। उन्होंने लंदन में, अभी तक आपने ये सुना है ना कि एक फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन थी, एक फ्लैट नहीं था, 2 फ्लैट्स हैं जिनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, कि उन्होंने वो पैसे लंदन भेजे और लंदन में जो उन्होंने जो एसेट्स थे उनको जब बेचा भी तो उसके पैसे सुलेमान को दिए, और उसके अलावा उन्होंने अपने पाकिस्तान अकाउंट से भी सुलेमान के अकाउंट में पैसे डाले। केस ये था कि ये एक ऐसा बंदा लंदन में मौजूद है जिसके बाप ने पाकिस्तान से पैसे चोरी किए और उसने वो पैसे चोरी करके लंदन में बेचे। लंदन से ये पैसे दुबई गए, दुबई से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आए। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम है, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कोर्ट में, जब उनको ये दिखाया गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के पैसे चोरी हो गए हैं बल्कि जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पैसे भी इन दोनों अफराद, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। चूंकि पब्लिक ऑफिस उनके अंडर थे ये फंड्स, लिहाजा उन्होंने डेविड रोज के डेली मेल के आर्टिकल का हवाला दिया। डिस्ट्रिक्ट जज टैन इकराम जिन्हें कहते हैं डीजे इकराम, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो इस हवाले से डेली मेल का आर्टिकल और जो दीगर रिपोर्टिंग, और ये भी मैं आपको बता दूं डॉन अखबार के जो एक आर्टिकल है वो भी लगाया गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका, मैं आपको बाकी चीजें भी दूंगा, बाकी भी बहुत सारे मीडिया की। उन्होंने ये कहा कि मीडिया टेंटेटिव हो सकता है, कि हम मीडिया की बात पे पूरा यकीन नहीं कर सकते, अनसर्टेन है, टेंटेटिव वर्ड उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत सब्सटेंशियल है और रीजनेबल ग्राउंड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स है कि फ्रीजिंग ऑर्डर दिए जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, टू प्रूव 2 थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है शहजाद साहब, जज ने यह कहा कि 2 चीजों को साबित होना है, प्रूव और डिसप्रूव। मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल कंडक्ट एंड फ्रॉड, ये इन्वेस्टिगेशन थी शहबाज शरीफ के ऊपर और सुलेमान के ऊपर। ये चीज थी जिसको लेकर नेशनल क्राइम एजेंसी आगे चली और कई आगे आपको मैं वो डॉक्यूमेंट दे चुका हूं जिसमें क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है। मुझे ये भी आप बता सके मुर्तजा, फिर क्या वजह है कि जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो 2 पेज का वर्डिक्ट है, उसमें सुलेमान के हवाले से कहा है कि इनके दोनों अकाउंट्स जो है उस पर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर 2 साल तक रहा, लेकिन अब उनको अनफ्रीज किया जा सकता है क्योंकि एनसीए मजीद इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता। क्या वजह है कि उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं है? देखिए कंफ्यूजन कोई नहीं, आप ये मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कंफ्यूजन, एक डेलिबरेट कंफ्यूजन क्रिएट करना और बात है, लेकिन फैक्ट्स है। देखिए कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है, ये याद रखिएगा, वो नेशनल क्राइम एजेंसी खुद नहीं शुरू कर सकती। नेशनल क्राइम एजेंसी को कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन देनी होती है, उस एप्लीकेशन के जरिए ग्राउंड्स उन्हें बतानी पड़ती हैं कि वो क्यों
फ्रीजिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी कोर्ट के एक उसको कन्विंस करके लेती है, और अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस केस को ड्रॉप करना हो, खत्म करना हो, तो उसी कोर्ट को उन्हें ग्राउंड्स देनी पड़ती हैं कि हम इस केस को ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट में लिख चुका हूं, द न्यूज़ और जंग में छप चुकी है, उसकी तरफ शायद वो बहुत जो एक्सर्प्ट्स थे वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। पहली जो रिपोर्ट है, जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी को क्रिमिनलिटी और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली, उन्होंने जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो आप 2 पेजेस देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 पेजेस हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, उसके अलावा दीगर तकरीबन 5 और ऑर्डर्स हैं। और वहां उस दिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने कोर्ट को एक और एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं कि अब आप, उन्होंने कहा कि एसेट्स को सेट असाइड, जो फ्रीजिंग ऑर्डर को सेट असाइड क्यों किया जाए। उन्होंने कहा हमारी फाइंडिंग्स ये हैं, इंपॉर्टेंट बात शहजाद साहब, कि हमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली। यानी ओरिजिनली जज को क्या बताया था कि हम ये प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल के बाद बताया कि हमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली। रिकवरेबल प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये है जिसकी बेस पर जज ने एग्री किया कि आपको नहीं मिले, हम इन अकाउंट्स को क्लीन डिक्लेयर करते हुए उनको हम अनफ्रीज करें। शाबाश चीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जो पहली एप्लीकेशन थी एनसीए ने जो दी, उसमें भी बुनियाद पाकिस्तान की तरफ से यानी कि एआरयू की तरफ से जो एविडेंस दिया गया था, उस बुनियाद पे एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की कोशिश की गई। और जब उसमें एक्सटेंशन चाहिए थी तब भी उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है एआरयू के साथ, जो शवाहिद उन्होंने दिए, उस बुनियाद पर हम एक्सटेंशन चाहते हैं एसेट फ्रीज करने की। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसका मज़ीद बात करेंगे शिवदास। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के दरमियान अफगानिस्तान में बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बातचीत की तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं और हथियार फेंकने वालों को मुआफ़ी दी जाएगी। इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ये ऑप्शन है, लेकिन कल तस्दीक की वज़ीर आज़म ने कि ये गुफ्तगू, ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद साहब, सबके जहन में एक ही सवाल है कि अब हम क्यों मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अब हम क्यों माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं कि अगर वो हथियार फेंक देंगे तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, जबकि पिछले 6-7 साल में एक कंसेंसस था कि टीटीपी के खिलाफ हमने जंग करनी है, उनको शिकस्त देनी है, और एक नैरेटिव बिल्ड हो गया था जो कि हुकूमत ने खुद किया है कि एनडीएस, रॉ और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई है, हमारे फौजी जवानों की जान गई है। फवाद चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करते हैं दोबारा जो है फवाद चौधरी साहब से रब्ता कायम करें और उनसे ये पूछ सकें कि इस वक्त मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अहम बात यह है कि कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये इंकशाफ हुआ कि हम टीटीपी के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उसके बाद चंद ग्रुप्स की तरफ से ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं, और इसमें नाम आया शुमाली वज़ीरिस्तान के एक मुसल्लह ग्रुप शुरा मुजाहिदीन का, जिन्होंने 20 दिन की फायर बंदी का ऐलान किया था, और ये भी कहा है कि अगर हमारे मुज़ाकरात जारी रहे तो हम इसको मज़ीद इसमें तोसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन का इस वक्त ये एतराज़ है कि अगर कोई मुज़ाकरात शुरू करने हैं, कोई मुज़ाकरात होने हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। इसका ऐलान टीवी पे नहीं होना चाहिए, बाकायदा सियासी जमातों के दरमियान बात होनी चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए जो कि पार्लियामान में हो और इसके बाद आगे बढ़ा जाए। यानी कि कुछ लोग मुज़ाकरात के हक़ में तो नज़र आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो तरीक़ेकार है हुकूमत का वो दुरुस्त नहीं। हम कोशिश कर रहे थे फवाद चौधरी साहब को लाइन पे ले, लेकिन उनसे रब्ता हमारा कायम नहीं हो सका है, इसलिए प्रोग्राम को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।